मित्रों, स्वागत करता हूं आपका हमारे JVNCIB मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग अपने डे 23 का MCQ सेशन डिस्कस करेंगे JIV का, जो कि बेस्ड है IIFS MCQs यूनिट नंबर 23। टॉपिक का नाम है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शॉर्ट में इसे आप DFI देखेंगे। बहुत जगह आप देखेंगे कि DFI लिखा हुआ है, तो DFI बोले या डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोले, एक ही बात है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस पार्टिकुलर सेशन को। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करते हैं। सो बिफोर बिगनिंग, आज दोस्तों आपके लिए एक विशेष ऑफर है हमारे ऐप पे, JVNCIB मेड सिंपल के ऐप पे। बेसिकली आज आपको 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है हमारे सभी कोर्सेज में, चाहे वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हो या दोस्तों PDF प्लान हो या आपका मॉक टेस्ट प्लान हो। तो जो भी आपको ऑप्ट करना है 15% का ऑफर दिया जा रहा है। आपको कूपन कोड यूज करना है सुपर सेव 15। तो ये कूपन कोड को यूज करना है और आप 15% का इंस्टेंट डिस्काउंट ले सकते हैं हमारे सभी कोर्सेज में। और ये पार्टिकुलर कूपन कोड वैलिड है आज रात 12 बजे तक। तो ज़रूर इस ऐप को इंस्टॉल कर लें। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो यू प्लीज़ इंस्टॉल दिस पार्टिकुलर ऐप एंड अप्लाई दिस कूपन कोड टू अवेल इंस्टेंट 15% डिस्काउंट ऑन दिस पार्टिकुलर ऑफर। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है आपसे कि पहला जो DFI था, पहला जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था जो कि भारत में एस्टैब्लिश किया गया, उसका क्या नाम था और किस साल इसे एस्टैब्लिश किया गया। आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं। IDBI यानी 1951 में, SFC 1948 में, IFCI 1948 में। दोस्तों सही जवाब है इसका IFCI। IFCI का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ IFCI। ओके तो दोस्तों IFCI को इस्टेब्लिश किया गया था 1 जुलाई 1948 1948 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और एक्ट कौन सा था? एक्ट था दोस्तों इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट। एक्ट का मैं नाम भी बता देता हूँ। एक्ट वाज इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1948। दिस वाज द एक्ट। तो बेसिकली ये जो IFCI है ये एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है जो कि भारतीय सरकार के द्वारा ऑन किया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करें। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मीडियम या लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करना। किसे? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को, टू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। ठीक है, दिस इज द मेन एम ऑफ दिस पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। तो जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हैं उन्हें मीडियम या लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव IFCI का। चलिए, तो आपने समझ लिया IFCI के बारे में। आप थोड़ा SFC की बात कर लेते हैं। SFC होता है दोस्तों स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। SFC का फुल फॉर्म होता है स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। तो ये इस्टेब्लिश किया गया था 1951 में। और दोस्तों इसको ऑन किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और ये मीडियम या लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज को। जहाँ तक बात करें IDBI की, तो IDBI का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये 1964 में इस्टेब्लिश किया गया। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1964 के अंतर्गत, और ये होली ऑन सब्सिडरी है भारतीय सरकार की, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होली ऑन सब्सिडरी है। ये वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज को, जिसमें प्रोजेक्ट फाइनेंस, टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल लोन, गारंटी, ये सभी आते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो पहला DFI इस्टेब्लिश किया गया था भारत में, वो है हमारा IFCI यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। प्लीज़ रिमेंबर ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था हमारे प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अर्ली फेज में। यानी अर्ली फेज, हमारा जो प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो अर्ली फेज है, इसमें इनमें से कौन से संस्था को इस्टेब्लिश किया गया था? ऑप्शन है ICICI, LIC, UTI, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि कुछ इंस्टीट्यूशन का नाम था जिनको प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पहले अर्ली फेज में इस्टेब्लिश किया गया। इसमें सबसे पहले ICICI का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ ICICI। और दोस्तों ये एक प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। किसे? इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज को भारत में।
उसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है LIC। LIC है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये भी सरकार के द्वारा खरीदा गया इंश्योरेंस कंपनी है जो कि लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, मिलियंस ऑफ बहुत सारे लोगों को लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा UTI। UTI को इस्टेब्लिश किया गया था 1964 में और एक म्यूचुअल फंड है जो कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को मैनेज करती है इंडियन इक्विटीज़ में और डेब्ट सिक्योरिटीज़ में, राइट। तो ये एक म्यूचुअल फंड है जो कि बहुत सारे लार्ज पोर्टफोलियो को मैनेज करती है। तो देखिए जितने भी तीनों इंस्टीट्यूशन हैं, ये तीनों के तीनों इंस्टीट्यूशन एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किए थे हमारे प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अर्ली फेज में। LIC ने सेविंग को मोबिलाइज किया, UTI ने इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया और ICICI ने कैपिटल प्रोवाइड किया इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज को, राइट। चलिए, तो आपको समझ में आ गया। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है आपसे कि विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेयर इस्टेब्लिश आफ्टर 1974, यानी कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनको इस्टेब्लिश 1974 के बाद किया गया भारत में, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन। सो आपके सामने ऑप्शंस 4 दिए गए हैं। ऑप्शन से है नबार्ड, एक्सिम बैंक, SCICI लिमिटेड। एक्चुअली LED लिखा गया, ये लिमिटेड होगा, सो दिस विल बी लिमिटेड, ओके। दिस इज नॉट इट इज LTD, PFC LTD, RFC LTD, ओके। दोस्तों देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। पहले नबार्ड की बात करते हैं। सो नबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1981 में, ठीक है। तो ये एक ऐसा डेवलपमेंट बैंक है जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर को। तो ये तो होगा ही होगा। चलिए, उसके बाद एक्सिम बैंक की बात करें। एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1982 में। ये दोस्तों एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है किसे? एक्सपोर्टर को और इम्पोर्टर को। तो जो हमारे एक्सपोर्टर हैं, जो हमारे इम्पोर्टर हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है? हमारा एक्सिम बैंक। SCICI लिमिटेड की यदि बात करें तो ये क्या है? हमारा शिपिंग क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी ऑफ इंडिया। ये 1986 में इस्टेब्लिश किया गया और ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं शिपिंग कंपनीज को एंड शिप बिल्डिंग सेक्टर्स को। तो जो शिपिंग कंपनी है और जो शिप बिल्डिंग सेक्टर है उसे कौन प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस? SCICI। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा PFC क्या होता है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। PFC का फुल फॉर्म क्या है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये भी 1986 में इस्टेब्लिश किया गया और ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि हमारे जितने भी पावर सेक्टर्स हैं उनको ये असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, राइट। फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है टू पावर सेक्टर्स। तो पावर सेक्टर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने का PFC का काम है। IRFC की बात करें, इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसको भी 1986 में इस्टेब्लिश किया गया। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है किसे? इंडियन रेलवे को, राइट। सो देखिए, सब के सब जितना भी अभी ने देखा सब 1974 के बाद ही तो इस्टेब्लिश किए गए हैं, तो ये तो होगा ही होगा। अब जरा ऑप्शन बी को देखते हैं। IREDA क्या है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। IREDA। तो इसको भी 1987 में इस्टेब्लिश किया गया, 1987 में इस्टेब्लिश किया गया और ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है किसे? रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को। नेक्स्ट है RCTCL। ये क्या है दोस्तों? एक्चुअली ये है हमारा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। तो ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि फाइनेंशियल प्रोवाइड करती है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। TDICI क्या है? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इन्फॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1993 में हुआ और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इन्फॉर्मेशन कंपनी को भारत में। NHB है दोस्तों हमारा नेशनल हाउसिंग बैंक। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1988 में और ये दोस्तों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि फाइनेंशियल सेक्टर असिस्टेंस प्रोवाइड करती है हाउसिंग सेक्टर को। SIDBI पता ही होगा आपको। SIDBI क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये 1990 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ और ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज सेक्टर को। IDFC भी जानकारी होगा आपको। ये 1997 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका, 1997 में IDFC का। इसका फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को। तो ऑप्शन नंबर A एंड B बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन C इज करेक्ट, ठीक है। तो सबके सब का इस्टेब्लिशमेंट 1974 के बाद ही हुआ है। मैंने थोड़ा सबके बारे में आपको बता दिया, जानकारी दे दी। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि व्हाट वेयर द गैप्स दैट इमर्ज इन पोस्ट इंडिपेंडेंस
पूछा जा रहा है दोस्तों कि हमारा जो पोस्ट इंडिपेंडेंस फाइनेंशियल सिस्टम था भारत में, तो उसमें कौन कौन से गैप थे जो कि इमर्ज हुए थे। ऑप्शन ए है कि एडिक्वेट बैंकिंग फैसिलिटी का लैक होना, कैपिटल मार्केट सिस्टम का एब्सेंस होना, ऑप्शन सी कर रहा है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी कर रहा है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस फाइनेंशियल सिस्टम था भारत में, उसमें बहुत सारे गैप्स थे। तो सबसे पहला है कि लैक ऑफ एडिक्वेट बैंकिंग फैसिलिटी। तो बैंकिंग सेक्टर जो भारत में था वो अंडर डेवलप्ड था। तो सबसे पहला पॉइंट समझिए, दैट दिस वाज अंडर डेवलप्ड। ठीक है, अंडर डेवलप था अर्ली ईयर में इंडिपेंडेंस के बाद। तो इनफ बैंक नहीं थे रूरल एरिया में, और जो बैंक अवेलेबल थे वो पुअरली मैनेज किए जा रहे थे, जिस कारण से जो रूरल एरिया के लोग थे उन्हें डिफिकल्ट हो रहा था कि क्रेडिट एक्सेस करने में। दूसरा है दोस्तों कि कैपिटल मार्केट सिस्टम का एब्सेंस होना। जो कैपिटल मार्केट है भारत में, ये भी अंडर डेवलप था अर्ली ईयर में। तो कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं था बहुत सारे पार्ट ऑफ कंट्री में, बहुत कम स्टॉक एक्सचेंज थे जो कि एक्टिव थे, जिससे डिफिकल्ट हो रहा था कंपनी को कैपिटल रेज करने में। तो दोस्तों ये दोनों के दोनों गैप्स हैं राइट फाइनेंशियल सिस्टम में, जिसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हिंड्रेंस लाया। और सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए इन सभी गैप को एड्रेस करने के लिए, जैसे सरकार ने नए बैंक को इस्टेब्लिश किया, नए के स्टॉक एक्सचेंज को इस्टेब्लिश किया, जिस कारण से जो फाइनेंशियल सिस्टम है भारत में ये सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है ओवर द ईयर्स। और लेकिन दोस्तों अभी भी बहुत सारे गैप्स है जो कि एड्रेस करने हैं, जैसे कि लैक ऑफ क्रेडिट फॉर स्मॉल बिजनेसेस। अभी भी जो हमारे छोटे छोटे, आपको पता ही होगा, स्मॉल बिजनेस जो है वो बैकबोन है हमारे इंडियन इकोनॉमी के, लेकिन इनके पास डिफिकल्टी अभी भी फेस करते हैं कि उनको लोन मिलने में डिफिकल्टी होता है, क्योंकि बैंक जो है रिलक्टेंट होते हैं कि हम छोटे बिजनेस को लैंड करने में, क्योंकि रिस्की होता है। फिर दोस्तों फाइनेंशियल लिटरेसी का लैक होना। बहुत सारे लोग हैं भारत में जिनके पास अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि कैसे फाइनेंशियल सिस्टम काम करता है, जिससे उन्हें इन्फॉर्म फाइनेंशियल डिसीजन लेने में बहुत डिफिकल्टी होती है। फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द फाइनेंशियल सेक्टर, वुमेन को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है अगेंस्ट इन द फाइनेंशियल सेक्टर, तो उनका एक्सेस टू क्रेडिट बहुत कम है और उनको हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही इनएडिक्वेट है, जिस कारण से लोगों को डिफिकल्ट होता है फाइनेंशियल सर्विस एक्सेस करने में। तो देखिए दोस्तों, मैंने दो पर्टिनेंट गैप तो आपको समझाया, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसको इस्टेब्लिश किया गया ताकि वो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करे एग्रीकल्चर को और रूरल डेवलपमेंट को भारत में। बताइए इनमें से कौन से इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया गया। नबार्ड है, एक्सिम बैंक है, IRFC है, सिडबी है। बताइए क्या सही जवाब है, कौन सी इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया गया, प्लीज टेल। सही जवाब है दोस्तों इसका नबार्ड को इस्टेब्लिश किया गया राइट। सो नबार्ड इज द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। नबार्ड फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, 1982 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, ताकि क्रेडिट प्रोवाइड कर सके या दूसरे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके एग्रीकल्चर के प्रमोशन के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के प्रमोशन के लिए, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री के प्रमोशन के लिए, हैंडीक्राफ्ट एंड अदर एलाइड इकोनॉमिक एक्टिविटी के प्रमोशन के लिए। तो ये नबार्ड की बात है। बात करें हम एक्सिम बैंक की, तो एक्सिम बैंक के बारे में यदि बात करें तो दोस्तों ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है एक्सपोर्टर को और इंपोर्टर को। IRFC लिमिटेड की बात करें तो ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है इंडियन रेलवे को। सिडबी की बात करें तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है किसे, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज को ये प्रोवाइड करती है। तो नबार्ड एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कि जो कि क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को भारत में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसको इस्टेब्लिश किया गया ताकि वो प्रोवाइड कर सके लॉन्ग टर्म फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। यानी जो दोस्तों जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसके लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करने का जिम्मा किस इंस्टीट्यूशन को दिया गया। दिस इज द क्वेश्चन, नाउ लेट्स आंसर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो ऑप्शंस को देखते हैं, PFC लिमिटेड, IRED लिमिटेड, TDICI लिमिटेड। अभी मैंने आपको समझाया था इनका डेफिनेशन, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, तो PFC का फुल फॉर्म याद रखिए, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये होता है PFC। इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1986 में इस्टेब्लिश किया गया था। सरकार ने इस्टेब्लिश किया था ताकि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके पावर प्रोजेक्ट के लिए भारत में। PFC लोन देती है, गारंटी देती है दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट को, पावर प्रोजेक्ट को, जिसमें थर्मल पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट आता है। IREDA क्या है, IREDA इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1987 में किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड
एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। TDICI दोस्तों एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इन्फॉर्मेशन कंपनी को भारत में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? PFC यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है किसे? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भारत में। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन से इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश किया गया जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है? सॉरी, इट इज क्रेडिट फैसिलिटी। तो कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो कि क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है किसे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भारत में। तो जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है इनको क्रेडिट फैसिलिटी कौन सी इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करती है? दिस इज द क्वेश्चन। सो ऑप्शंस आर IRFC, TFCI, SCICI और RCTCL। ओके, तो बताइए क्या सही जवाब है दोस्तों? इसका मैं सही जवाब बताता हूँ आपको, SCICI। ठीक है, SCICI का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, शिपिंग क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसको कब इस्टेब्लिश किया गया? 1986 में इस्टेब्लिश किया गया। ये सरकार के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया ताकि फाइनेंशियल असिस्टेंस हम दे सकें शिप को और शिप बिल्डिंग कंपनीज को। ठीक है, IRFC पता है, IRFC है दोस्तों इंडियन रेलवे को फाइनेंशियल प्रोवाइड करती है। TFCI दोस्तों फाइनेंशियल प्रोवाइड करती है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इन्फॉर्मेशन कंपनी को। RCTCL दोस्तों नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। NBFC है जो कि फाइनेंशियल प्रोवाइड करती है किसे? रिन्यूएबल एनर्जी को। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि शिपिंग कॉर्पोरेशन से रिलेटेड है, उन्हें SCICI। ठीक है, हाँ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लोन प्रोवाइड करने का जिम्मा किसे है? किसके पास है? SCICI के पास है। चलिए दोस्तों, यदि आप JIB 2023 की तैयारी कर रहे हैं और आपको किसी प्रकार के स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हो, PDF प्लान हो, मॉक टेस्ट प्लान हो, देन यू कैन ऑफ फॉर आवर कोर्सेज। हमारे पास सारे का सारा कोर्स अवेलेबल है फॉर ऑल दिस प्लान्स। यू कैन ऑफ फॉर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में दोस्तों आपको PDF वीडियोज़, मॉक टेस्ट, daily quizzes as well as quick revision session, everything is available. Similarly, we have PDF plan and also we have mock test plan. So if you want to enroll, then you have to install this particular app JIB and CIB Made Simple from Google Play Store, or you can WhatsApp me on this particular number is shown on your screen to get more detail regarding the plans. So now let's see the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कॉमर्शियल बैंक ने क्यों फेल, व्हाई डिड कॉमर्शियल बैंक फेल? क्यों कॉमर्शियल बैंक फेल हो गए लॉन्ग टर्म फाइनेंस को प्रोवाइड करने में? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस ओके, व्हाट आर द ऑप्शंस? दैट दे वेयर नॉट इंटरेस्टेड इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दे लैक द नेसेसरी फंड फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस, दे फोकस्ड ओनली ऑन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। ऑप्शन डी इज बोथ A and C। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ A and C। कमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म फाइनेंस नहीं प्रोवाइड कर पाए क्योंकि दोस्तों वो इंटरेस्टेड नहीं थे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में और उन्होंने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे फोकस किया। कौन कौन से माल प्रैक्टिसेस थे जिस कारण से दोस्तों इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है वो कम हो गया कैपिटल मार्केट में? तो मिसयूज ऑफ फंड, एक्सेस स्टिपुलेशन, मैनिपुलेशन, ऑल द अबव। बताइए कौन कौन से माल प्रैक्टिसेस थे? करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव। फंड का मिसयूज होना, स्पेकुलेट ज़्यादा कर लेना, मैनिपुलेट करना, ये सभी दोस्तों मेन रीज़न थे, माल प्रैक्टिसेस थे जिस कारण से इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट था वो कम हुआ। जो हमारी मैनेजिंग एजेंसीज हाउसेज हैं वो एपैथेटिक क्यों थे रिस्की वेंचर में इन्वेस्ट करने से? Why they were apathetic? Option A, they lacked the necessary fund for risky venture, they were risk averse, they had no experience in managing risk ventures. बताइए क्या सही जवाब है दोस्तों? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, कि जो हमारे मैनेजिंग एजेंसी हाउसेस थे वो रिस्क एवर्स थे, दैट्स वाई दे वेर एपैथेटिक टू इन्वेस्टमेंट इन रिस्की वेंचर। क्या रीज़न है लिमिटेड नंबर ऑफ इशू हाउसेस का और अंडर राइटिंग फर्म्स का जो बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ को स्पॉन्सर करते हैं? सो बताइए कि बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ को स्पॉन्सर करने वाले जो हमारे इशू हाउसेज है, जो हमारे अंडर राइटिंग फर्म्स हैं, उनका बहुत ही लिमिटेड संख्या है। इसके पीछे क्या कारण है? ऑप्शन ए कह रहा है कि इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है कैपिटल मार्केट में ना होना। ऑप्शन बी कह रहा है कि जो हमारे कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट है उसके लिए लिमिटेड फंड अवेलेबल है। ऑप्शन सी कह रहा है कि नॉलेज ना होना, एक्सपर्टाइज ना होना बॉन्ड और सिक्योरिटी को मैनेज करने में। ऑप्शन डी कह रहा है ऑल द अबव। दोस्तों सही जवाब है ये सभी रीज़न है। देखिए कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टर का इंटरेस्ट नहीं रहा, जो हमारे पास कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए फंड बहुत कम है, जो नॉलेज है, जो एक्सपर्टाइज है वो है ही नहीं है बॉन्ड सिक्योरिटी मैनेज करने का। ठीक है, अब दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि DFI का क्या रोल है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है? शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना कमर्शियल बैंक को, लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना कमर्शियल बैंक को, जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में गैप है उसे फिल करना लॉन्ग टर्म फाइनेंस देके, रिस्की वेंचर में इन्वेस्ट करके, बॉन्ड्स और सिक्योरिटी को स्पॉन्सर करके। बताइए क्या सही जवाब है? ऑब्वियसली सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो जो हमारे लॉन्ग गैप्स हैं फाइनेंशियल सिस्टम में, उसे अब मैंने आपको गैप भी बताया था, याद कीजिए, और गैप को फिल करना लॉन्ग टर्म फाइनेंस देके, रिस्की वेंचर में इन्वेस्ट करके, बॉन्ड्स को स्पॉन्सर करके। अब दोस्तों सवाल ये है कि DFI का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हमारा डेवलपमेंट के एजेंट के रूप में सर्व करना बहुत सारे सेक्टर्स में,
रिसोर्सेज को एलोकेट करना लो प्रायोरिटी एरियाज़ में, इंडस्ट्रियलाइजेशन को डिस्करेज करना, ऑल द अबव। तो क्या जवाब है दोस्तों बताइए। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक एजेंट के रूप में काम करना डेवलपमेंट का बहुत सारे सेक्टर्स में, नाम ही इसका है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके अब दोस्तों सवाल है कि डीएफआई का क्या रोल है इकोनॉमिक ग्रोथ में, कि हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को डीएक्सेलरेट करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करते हैं, रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं नॉन प्रायोरिटी एरिया में, या नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों डीएफआई का जो हमारा रोल है वो ये है कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये सब ये हमारे प्लान्स हैं, JIB कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, JIB PDF प्लान, JIB मॉक टेस्ट प्लान। सो यू कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑफ दिस प्लान, ओके, एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन ऑप्ट फॉर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, PDF प्लान, मॉक टेस्ट प्लान। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DFI जो है कौन से सेक्टर में अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। तो विच सेक्टर्स डू DFI एलोकेट रिसोर्सेज टू, हाई प्रायोरिटी एरिया, लो प्रायोरिटी एरिया, बोथ हाई एंड लो प्रायोरिटी एरिया, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज हाई प्रायोरिटी एरिया। हाई प्रायोरिटी एरिया में DFI अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। DFI का क्या ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियलाइजेशन को फॉस्टर करने में। पहला है इंडस्ट्रियलाइजेशन को डिस्करेज करना, दूसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना, तीसरा है रिसोर्सेज को एलोकेट करना नॉन प्रायोरिटी एरिया में, चौथा है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों DFI का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। DFI का क्या रोल है PPP को प्रमोट करने में। ओके प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप PPP होता है कि ये PPP को डिस्करेज करते हैं, ये PPP को प्रमोट करते हैं, ये रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं नॉन प्रायोरिटी एरिया में, नन ऑफ द अबव। ऑब्वियस सी बात है कि DFI जो है हमारे PPP को प्रमोट करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। DFI का क्या ऑब्जेक्टिव है रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करने में। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ DFI इन प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट। पहला ऑप्शन है कि रूरल डेवलपमेंट को ये डिस्करेज करते हैं, दूसरा है कि रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, वी हैव डिस्कस जस्ट नाउ कि देखिए DFI जो है रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, PPP को प्रमोट करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को ही प्रमोट करते हैं, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन कि DFI का क्या रोल है इंडिया के भारत के जो औद्योगिक विकास है, भारत का औद्योगिक विकास में DFI का क्या रोल है, राइट। दिस इज द क्वेश्चन। योगदान क्या है दोस्तों। तो पहला है कि ये शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं नए यूनिट को सेटअप करने के लिए, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं कि नई यूनिट को सेट कर सके एक्सपेंशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, जो हमारे एग्जिस्टिंग यूनिट है उन्हें रिहेबिलिटेट करने के लिए। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रीज़ को, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि ये प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रीज़ को। बताइए क्या सही जवाब है, आप बताइए। दोस्तों सिंपल सी बात है कि DFI का ये रोल है कि ये लॉन्ग टर्म लोन देंगे ताकि नए यूनिट को सेटअप कर सके, एक्सपेंड हो सके, मॉडर्नाइज हो सके, और जो हमारे एग्जिस्टिंग यूनिट है उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए भी लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं, right. So that's all for today friends. This is our app JIB and CIB made simple. You can install this app from the Google Play Store. After installation you just have to enter your mobile number. On the mobile number you get the OTP, and after entering the OTP you will get this type of interface. Okay, after on clicking on this three dot we are daily providing free quizzes. दोस्तों free quizzes daily conduct किया जा रहा है हमारे ऐप पे, तो जरूर ऐप को इंस्टॉल कर लें, ये कम्प्लीटली फ्री है सभी के लिए। तो फ्री क्विजेस का लाभ उठाएं, डेली का डेली फ्री क्विजेस को अटेंड करें, अपने प्रिपरेशन को लेवल को गेज करें। और दोस्तों आपको किसी प्रकार की क्वेरी है JIB से रिलेटेड, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस पार्टिकुलर नंबर. वी आर ऑन इंस्टा, टेलीग्राम, WhatsApp as well as Facebook. You can contact me. The link is provided in the description section. Do like and share this particular video. Also subscribe the channel and hit the bell icon so that whenever new videos are uploaded you will get instantly reminded. Thanks for watching.